हम लोग पढ़ रहे थे भैया मुगल वंश को, ठीक है। मुगलों की शुरुआत हमने कर ली, किस तरह स्थितियां हुई आपके सामने बाबर के आने की, बाबर भारत आया और मुगल वंश की स्थापना करी। उसके बाद में उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है हुमायूं, जो कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में एक सफल शासक रहा, जैसे मैंने कल उसके अभियान बताए, लेकिन उसको विफल होना पड़ा। उसको असफल कौन कर देता है? एक व्यक्ति, आपका शेरशाह सूरी, ठीक है। तो शेरशाह सूरी के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ रहे होंगे, सूरी साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे होंगे। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि 1540 में हुमायूं कहाँ चला गया था। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताओ, 1540 के कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद में कहाँ भाग गया था आपका हुमायूं। इसीलिए मैंने एक इतिहासकार का कथन भी बताया आपको, स्टैनले लैंडपूल, उसने कहा था कि जिस तरह हुमायूं अपने पूरी जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, उसी तरह अंत समय में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके, लड़खड़ा कर गिर के उसकी मौत हो गई दीन पनाह में 1556 में। ये बात हम कर चुके थे, ठीक है। यहाँ बीच का जो गैप है ये 15 वर्षों का इतिहास है। तो कल की क्लास जो बीच में बंद हो गई थी भैया, बीच में बंद हो गई थी वो इंटरनेट जाने की वजह से, जिसकी वजह से कल जीएस की क्लास भी नहीं हो पाई थी। और दूसरा इशू था कि तबीयत खराब होने वाला, थोड़ा सा वो माइनर इशू था, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था। क्या बोलेंगे उसको? हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं के बारे में शायद कल की क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हुमायूं के मकबरे को शायद हम पढ़ रहे थे, या देख लेते हैं। मैंने आपको एक बताया होगा, हुमायूं नामा बुक, अगर ये भी छूट गया हो तो इसको भी देख लेना। हुमायूं नामा जो बुक है, जो बुक है वो किसने लिखी थी? पुस्तक है, ये लिखी थी आपकी, क्या बोलोगे? हुमायूं नामा बुक गुलबदन बेगम ने। कौन है भैया? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? सौतेली बहन थी, सगी बहन नहीं थी। कौन है ये? हुमायूं की सौतेली बहन थी। क्या लिखेंगे इसको? हुमायूं की सौतेली बहन हुआ करती थी, इसीलिए हुमायूं के बारे में सब कुछ लिखा। तो बड़ी पूछी जाती है, हुमायूं नामा बुक किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फारसी भाषा की पुस्तक है। फिर मैं बात बता रहा था आपको हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, ठीक है, जहां इनको दफनाते थे। तो उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर बना देना, कोई निर्माण कर देना, ये क्या कहलाता है? मकबरा कहलाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, हो चुका है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ये बनवाया था हमीदा बानो बेगम ने। किसने? हमीदा बानो बेगम के आदेश पर तैयार हुआ। बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम के आदेश पर तैयार हुआ, आदेश पर तैयार हुआ। भैया जो बात मैं बोलता हूँ पूरी लिख लिया करो आप लोग। तैयार हुआ, कभी शॉर्ट्स में ही बनाते हो, जो बच्चा समझ सकता है वो शॉर्ट्स में बनाते रहो, ठीक है। क्या बोलेंगे? हमीदा बानो बेगम। ये दरअसल में हमीदा बानो बेगम कौन है? तो आपको पता होगा, मैंने बताया था 1541 में हुमायूं ने शादी की थी। किससे शादी की थी जब वो भाग गया था? तो किससे? 1541 में हमीदा बानो से। अकबर की माँ का नाम है। और अकबर जब शासन में आएगा तो हुमायूं का मकबरा याद रख लेना 1562 में तैयार हुआ था, 1562 में। तो सामने नहीं, उसके बाद में तैयार हुआ। हुमायूं का मकबरा 1562 में तैयार हुआ, याद रख लेना। जगह कहाँ है? हुमायूं का मकबरा है कहाँ स्थित? दिल्ली में स्थित है। कहाँ भैया? दिल्ली में स्थित है। अगली बात एक पूछी जाएगी आपसे, दिल्ली में स्थित है, किसका इस्तेमाल किया है इसमें? फारसी शैली का इस्तेमाल हुआ है बनने में, फारसी शैली का प्रयोग किया गया है, का प्रयोग, फारसी शैली का प्रयोग किया गया है। जो इसके डिजाइनर हैं, किसने इसको बनाया था? इसके जो डिजाइनर हैं इब्न मिराक नाम देते हैं। डिजाइनर कौन थे इसके? इब्न मिराक, इब्न मिराक, जिसको हम मिर्जा घियास के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मिर्जा घियास के नाम से भी जानते हैं, मिर्जा घियास के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये डिजाइनर हैं हुमायूं के मकबरे को, तो ठीक है। आदेश पर तैयार हो गया आपका, 1562 में तैयार हुआ। जगह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। फारसी शैली का प्रयोग हुआ है। फारसी शैली का मतलब इस्लामिक जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं उनका प्रयोग इसमें हुआ है, फारस क्षेत्र का। डिजाइनर कौन है? इब्न मिराक इसके डिजाइनर हैं। और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट बाग आती है, चार बाग, चार बाग शैली का प्रयोग, चार बाग शैली का प्रयोग
देखो, चार बाग शैली का प्रयोग भारत में जो हुआ है वो सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में हुआ। चार बाग शैली का सर्वप्रथम प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग। इसके बाद में तो ताजमहल में भी होगा। तो चार बाग दरअसल में होता क्या है, तो इसमें क्या होता था, ऐसे नालियों का एक स्ट्रक्चर बना करके, ये पानी हो गया बीच में, है ना, पानी, और इधर ये बाग लगाए जाते थे, इधर पेड़ लगाए जाते थे इस वाले एरिया में। इसको बोलते हैं हम चार बाग शैली, जिसका बड़ा अच्छा है। जो बच्चे ताजमहल गए होंगे देखने, उन्होंने देखा होगा, अगर महसूस किया हो तो ताजमहल में भी चार बाग शैली का प्रयोग हुआ है। तो अगर आपसे पूछे चार बाग शैली का प्रयोग सबसे पहले किस इमारत में किया गया, तो वो हुमायूं के टाइम पर, हुमायूं के टाइम नहीं, सॉरी, हुमायूं के मकबरे में किया गया। लेकिन समय किसका है, बोलो 1562 में राजा कौन होगा, ये आप आगे जान पाओगे कि 1556 में गद्दी पर अकबर आ जाएगा और 1605 तक अकबर रहेगा। तो अकबर के समय पर इसका प्रयोग हुआ। तो चार बाग परंपरा के अगर जनक पूछे तो अकबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हुमायूं के मकबरे में इसका प्रयोग हुआ, और ये कब हुआ, 1562 में तैयार हुआ था। ठीक है, हमीदा बानो बेगम के आदेश पर। हुमायूं का जो मकबरा है, इसमें अन्य कब्रें भी हैं, अन्य मुगल शासकों की कब्रें भी हैं। अन्य कब्र किस किस की हैं, जैसे एक आएगा इसी में जहांदर शाह, आप आगे पढ़ोगे, अभी सिर्फ नोट कर लो इसको। जहांदर शाह ये भी एक मुगल शासक होगा, लंपट मूर्ख जिसको बोलेंगे हम। फर्रुख सियर जिसको हम घृणित शासक कहेंगे, उसकी भी कब्र यही है, इसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। जहांदर शाह की है, फर्रुख सियर की है, एक खुद इसकी जो पत्नी है हमीदा बानो, हमीदा बानो, इसकी कब्र भी कहाँ स्थित है, हमीदा बानो की कब्र भी यहीं स्थित होगी। ठीक है, और एक होगा दारा सिकोहो, औरंगजेब का बड़ा भाई, बड़ा विद्वान शासक रहेगा। शासक क्या, इसको धर्मट के युद्ध के द्वारा औरंगजेब दरअसल में गद्दी हासिल ही नहीं करने देगा। असली हकदार होगा दारा सिकोह, लेकिन गद्दी पर नहीं बैठ पाएगा, औरंगजेब इसके साथ चालाकी कर देगा। तो हुमायूं के मकबरे में अन्य कब्रें कौन कौन सी हैं, क्या बोलेंगे, वो जहादर शाह की है, फर्रुख सियर की है, हमीदा बानो और दारा सिकोह की कब्रें हैं। ठीक है, ये हुमायूं के बारे में जरूरी बात हुई भैया, ये आपको पता होना चाहिए। आगे अगर चलते हैं तो अब बात आती है हुमायूं के अन्य कार्यों के बारे में। तो यहां नोट कर लेना, हुमायूं के अन्य कार्य कौन से हैं। हुमायूं से संबंधित अन्य बातें लिख लो, हुमायूं से संबंधित अन्य फैक्ट लिख लो, या तो हुमायूं से संबंधित अन्य बातें। कौन कौन सी अन्य बातें हुमायूं से संबंध रखती हैं। पहली बात, इसने, अगर हम बात करते हैं, तबल ए अदल शुरू किया, तबल ए अदल, तबल ए अदल शुरू किया, तबल ए अदल शुरू किया। ठीक है, तबल ए अदल शुरू करने का मतलब है, इसको बोलते थे न्याय का ढोल। एक ढोल इसने रखवाया, उसको आप बजा करके न्याय की मांग कर सकते थे। न्याय का ढोल वो क्या कहलाता था आपका, तबल ए अदल कहलाता था। क्या कहलाता था, तबल ए अदल कहलाता था। दूसरा, आपसे पूछा जाएगा कि मुगल वंश का वह शासक कौन सा था जो ज्योतिष में बहुत अधिक विश्वास रखता था, ज्योतिष में बहुत अधिक विश्वास। ठीक है, तो सप्ताह में क्या करता था, सप्ताह के हर दिन अलग अलग तरह से कपड़े पहनता था, रविवार को कुछ कपड़े, शनिवार को काले वस्त्र, ऐसे। तो ज्योतिष में बहुत अधिक विश्वास कौन रखता था, वो हुमायूं रखता था। अब हुमायूं की मौत दरअसल में मैंने बताया कैसे हुई, 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुई। तो आपको एक बात पर ध्यान देना है कि जब इसकी मौत हो गई, तो इसकी जब मौत हुई हुमायूं की, याद रख लेना, इसकी मृत्यु के समय जो अकबर है, मृत्यु के समय, बड़ी महत्वपूर्ण बात है और शायद पहली बार बहुत सारे बच्चे सुनेंगे, इसकी मृत्यु के समय, है ना, अकबर एक तो छोटा बच्चा है, अकबर इस समय है कुल 13 वर्ष और 3 माह का। अकबर गद्दी पर बैठेगा 13 वर्ष 4 माह का। अकबर गद्दी पर कितने वर्ष का बैठेगा, 13 वर्ष और 4 माह का। लेकिन इसकी मृत्यु के समय अकबर था 13 वर्ष और 3 माह। ठीक है भैया, 13 वर्ष और 3 माह का। अकबर इस समय था कहां, अकबर 13 वर्ष 3 माह का कलानौर पंजाब में था। कहां है, कलानौर पंजाब में था। कहां मौजूद था,
एक तो बड़ी दिक्कत ये आई कि हुमायूं मर गया है, और इस समय अगर स्थिति ये पैदा हो गई, सब लोगों को पता चल गया कि हुमायूं मर चुका है, तो दिल्ली के खिलाफ एकदम से विद्रोह शुरू हो जाएंगे, है ना। एक रिवॉल्यूशन होगा, लोग एकदम से लड़ने को, रिवोल्ट हो जाएगा, है ना, बहुत मजबूत। तो लोग एकदम से दिल्ली की गद्दी को पाने के लिए मचल उठेंगे। उधर से वो बच्चा है संरक्षक। तो दरअसल में इस समय बैरम खां जो प्रमुख आदमी था हुमायूं का, वही संरक्षक बनता है, हालांकि बाद में अकबर। लेकिन ये बैरम खां दरअसल में क्या चाल चलता है, तो आपको ये बात समझनी है कि इसका जो हमशक्ल है, एक व्यक्ति का याद रखना, तो यहां लिख लो हुमायूं का हमशक्ल कौन था। हुमायूं का हमशक्ल, हुमायूं का हमशक्ल कौन था? इसका नाम है मुल्ला बेकसी। क्या नाम है? मुल्ला बेकसी। तो जो प्रमुख व्यक्ति था बैरम खां, उसने एक चाल चली, उसने मुल्ला बेकसी को 17 दिन तक दिल्ली की गद्दी पर किसको बैठाए रखा था? मुल्ला बेकसी को बैठाए रखा था। मतलब 17 दिन तक दिल्ली का सम्राट बना रहा। कौन? छद्म तरीके से मुल्ला बेकसी, पहचान बदल करके, क्योंकि इसकी शक्ल किससे मिलती थी? हुमायूं से मिलती थी। तो किसी को इसने एक खबर भी नहीं दी आपकी बैरम खां ने कि हुमायूं की मौत हो चुकी है, और इधर इसका राज्याभिषेक कर दिया था। कहाँ? ईंटों के सिंहासन पर पहुंच करके बोला, बच्चे अब समय आ चुका है, आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। तो 1 महीने बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग फिर से दी थी, किसको? यहाँ पंजाब में। और इसके बाद 1 महीने बाद लेकर के इसको दिल्ली लेकर के आएगा, ठीक है, अकबर को, जहां इसका पूरे तरीके से सिंहासन पर इसको बैठाया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये खबर पड़ जाएगी किसको? एक हेमू नाम के आदमी को, दिल्ली की गद्दी पर जो अंतिम हिंदू सम्राट है। तो उन सब बातों के बारे में जानते रहेंगे हम धीरे धीरे। तो मैंने अभी इतनी बात जाने, अकबर उस समय कहाँ था? कलानौर में। ईंटों के सिंहासन पर राज्याभिषेक यहाँ कर दिया था इसका, और इसको खबर दे दी बाद में कि भैया आपके पिताजी अब नहीं रहे। तो हुमायूं के बारे में आशा करूंगा आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। थम्स अप करके, या कोई डाउट है तो आप लोग भेजेंगे। सर जी बिल्कुल इसी की तरह था भैया, बहुत सारे कपड़े पहनते थे बादशाह, चेहरा ही तो दिखता था, ऊपर से मुकुट कर लिया, इतना सा चेहरा दिखता था, शेप दे दी होगी। अब बिल्कुल जब हमशक्ल है तो मिलना, 17 दिन बैठा रहा गद्दी पर, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत शानदार, वेरी गुड। ग्रुप डी का है नहीं बच्चे, प्लीज प्लीज चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, काम की बातें करा करो, जेन्युइन डाउट्स भेजा करो, जेन्युइन डाउट्स। ऐसे डाउट जो आप खुद सर्च कर सकते हो, उनके बारे में पूछो ही मत, उनके बारे में सर्च करो, है ना। स्टूडेंट है आप, लकड़ी थोड़ी हो है भाई, छात्र ही हो ना। तो छात्र के तो बहुत गुण होते हैं। तो मुझे बताओ, आप लोगों से मेरे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन बताओ, तो हुमायूं की मौत हो गई, इधर अकबर है आपका पंजाब में, और तो दिल्ली की गद्दी पर जब बात आई, इन्होंने बोला बच्चे हमको क्या करना होगा? वापस चलना होगा। क्या करना होगा? हमको वापस चलना होगा और दिल्ली की गद्दी हथियानी होगी। तो अकबर तब तो आ जाता है। लेकिन ये सारा प्रक्रम कब हुआ है? मैंने बोला कि 2 युद्ध हुए थे। एक तो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था बताएंगे फटाफट से? मच्छीवाड़ा का युद्ध, इसके द्वारा ही तो मैंने क्या बोला था कि हुमायूं ने गद्दी वापस ले ली थी। और दूसरा क्या बताया था मैंने? सरहिंद का युद्ध। ये 2 युद्ध ऐसे हैं जिनकी वजह से हुमायूं वापस गद्दी पर पहुंचने में सफल हुआ था, ठीक है। मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। सरहिंद के युद्ध में मैंने आपको बताया किसको हराया था? सिकंदर शाह सूरी को हराया था। सिकंदर शाह सूरी हारा, सूरी वंश का, ठीक है। और जो मच्छीवाड़ा का युद्ध था, मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसने हरा दिया था किसको? नसीब खां। ये मच्छीवाड़ा का युद्ध अभी सबसे अच्छा आप पढ़ोगे, नसीब खां एंड तातार खां। इसके बारे में ज्यादा जानोगे आप कहाँ? जब सूरी वंश हम पढ़ रहे होंगे। तो ये दरअसल में सिकंदर शाह सूरी के ही रिश्तेदार थे। तो जब वो मच्छीवाड़ा के युद्ध से बढ़ रहा था 1555 में, 1555 में, ठीक है, ये भी 1555 में हुआ। तो इसने बोला था सिकंदर शाह सूरी ने कि भाई दिल्ली पहुंचने से पहले उसको रोक लो। लेकिन फिर वो इसको मारने में सफल हुए और मुगलों ने वापस अपनी गद्दी कहाँ पहुंचा दी थी? दिल्ली पर। लेकिन जो बीच का एक पीरियड हमसे छूट रहा था वो कौन सा है? वो है 1540 से 1545 का। मैंने बोला ना 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था बोलेंगे? 1540 में हुआ था आपका कन्नौज का युद्ध। कोई दिक्कत इस बात में? थोड़ा सा बैक में चलते हैं।
तो कन्नौज का जो युद्ध हुआ, इस कन्नौज के युद्ध में कौन? हुमायूं हार गया था, कोई डाउट नहीं। हुमायूं हारा तो भाग गया, वापस वापस भाग गया तो क्या हुआ? ईरान चला गया। तो अब मौका किसके पास था? तो याद करो, मैंने एक चीज बताई थी कि जिस समय हुमायूं बंगाल के अभियान पर गया था, तो उस समय दिल्ली का शासक किसने घोषित कर दिया था अपने आप को? हिंदाल ने। उसके भाई ने बोला था कि मैं दिल्ली की गद्दी पर बैठूंगा, है ना। तो अब स्थिति क्या थी? हुमायूं भाग चुका है, हिंदाल खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर चुका था। तो ये बीच के 5 दिन का एक पीरियड है। इन 5 दिनों में ही दिल्ली की गद्दी पर कौन पहुंच गया था? आपका कौन? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के बारे में सब कुछ जानना है आपको। कन्नौज का युद्ध जीता था किसने? शेरशाह सूरी ने। तो भैया टॉपिक नोट करोगे, सारी बातें तब मैं आपको बात बताऊंगा। सूर साम्राज्य, क्या लिखना है? सूर साम्राज्य। मैंने बोला हुमायूं के बीच के पीरियड में, कि हुमायूं जब भाग गया तो 1540 से लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कि सूर साम्राज्य का शासनकाल कितना रहा है। तो बीच वाले वंश में किसको मौका मिला? आपका सूर वंश को। सूर साम्राज्य, जिसको हम सेकंड अफगान वंश के नाम से जानते हैं। द्वितीय अफगान वंश किसको कहा जाता है? द्वितीय अफगान वंश के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सूर साम्राज्य, जिसके मतलब लगभग स्ट्रक्चर कैसा था? वो मुगल शासन जैसा ही रहेगा। जैसे मुगलों की भाषा की अगर मैं बात करता हूं, मुगलों की भाषा थी फारसी। पूरे मुगल साम्राज्य की भाषा फारसी रही है, और इनकी भाषा भी क्या थी? इनकी भाषा भी फारसी है। कभी कोई पूछे कि सूर साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? कन्नौज का युद्ध कारण बना था सूर साम्राज्य की स्थापना का, ठीक है। चलो चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत? सेकंड अफगान वंश है जिसकी भाषा फारसी थी, सूरों की भाषा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहां एक बुक आपको लिखनी है। ऐसी कौन सी किताब है जिससे सूर साम्राज्य की सारी जानकारी हमको मिलती है? तो बड़ी महत्वपूर्ण बुक है। इस बुक का नाम है तारीख ए शेरशाही। तारीख ए शेरशाही। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी इसके राइटर हैं। और दरअसल में ये बुक लिखवाई किसके द्वारा गई थी? ये अकबर के कहने पर लिखवाई थी। अकबर के कहने पर लिखी गई। अकबर के कहने पर। अकबर को इतनी क्या दिलचस्पी हुई? तो भैया सम्राट था, अकबर के बारे में आप अकबर में जानोगे। अकबर एक ऐसा अनपढ़ आदमी था जिसको सबसे ज्यादा मजा अपनी जिंदगी में ज्ञान इकट्ठा करने में आया। कहते हैं कि अकबर ने अपनी 24,000 किताबों का जो संग्रहालय था उसको औरों से पढ़वा लिया था और खुद सुनता रहता था, ठीक है। बड़े बड़े लेखकों से उसने अनुवाद करवाए। आप देखोगे इसके समय पर आपके जो अब्दुल रहीम खान खाना जैसे लोग होंगे, ठीक है, जो रजमनामा इन्हीं के समय पर लिखा जाएगा, ठीक है, कादिर बदायूनी जैसे लेखक होंगे। तो अकबर ने ही एक पुस्तक लिखवाई थी तारीख ए शेरशाही। किससे लिखवाई थी? अब्बास खां सरवानी से। बोला कि मुझे उस आदमी के बारे में जानना है जिसके बारे में मेरे दादा का कथन था। दादा का क्या स्टेटमेंट था? आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो सूर साम्राज्य है इसका संस्थापक कौन है? सूर साम्राज्य का संस्थापक सभी जान चुके होंगे। अब तो कमेंट सेक्शन में लिखो कौन है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, वह शेरशाह सूरी जो पहले बाबर की सेना में एक सैनिक हुआ करता था। मैंने बोला था आपसे, चंदेरी के युद्ध तक ये बाबर की सेना में एक सैनिक था, ठीक है। लेकिन लास्ट में जब आपका घाघरा का युद्ध हुआ तो ये बाबर से अलग हो गया था। क्योंकि उस युद्ध में तो महमूद लोदी के साथ अफगान लड़े थे उससे, तो उस युद्ध में, चौथे युद्ध में बाबर के में, ये भी उसके साथ था। कौन से? बाबर के जो खिलाफ लोग थे उनके साथ था। तो बाबर इसको हमेशा से जानता था कि ये व्यक्ति, इसके अंदर सैन्य प्रतिभा है, एक दिन ये सम्राट जरूर बनेगा। इसके अंदर वो नेतृत्व क्षमता का गुण है, ठीक है, ये लीड कर सकता है। क्योंकि बाबर के जो पहले 3 युद्ध जीते थे उनमें सबसे अच्छी लीडरशिप किसकी थी? सबसे अच्छी लीडरशिप रही थी शेरशाह सूरी की, बाबर के बाद में।
तो बाबर एक बार तो हुमायूं को लेकर के गया था बगीचे में, तो उसने परिचित करवाया था उसको अपने इस सैनिक से, शेरशाह सूरी से। उसने बोला था इस तरह के आदमी से जीवन में हमेशा बच के रहना। कहते हैं किवंदिती है कि उस समय ये अपनी तलवार से सेब काट करके खा रहा था। कहते इसके अंदर सैन्य शक्ति बहुत मजबूत है और उसका ये नेतृत्व कर सकता है, लीडरशिप के गुण इसमें बहुत हैं। तो उसके बारे में ये कहता था अकबर कि मेरे दादा से मतलब है कि बाबर का जो कथन था, बाबर जिस व्यक्ति के बारे में बाबर ने कथन बोला, उस व्यक्ति के बारे में मुझे पुस्तक चाहिए। तो तारीख ए शेरशाही लिखी गई। ठीक है। संस्थापक कौन था भैया? 1540 से 55 सूर साम्राज्य का संस्थापक है शेरशाह सूरी। लेकिन शेरशाह सूरी का सारा कार्यकाल इतना नहीं है, इस सूर साम्राज्य में भी बहुत सारे शासक हुए। सूर साम्राज्य के जो बहुत सारे शासक हुए हैं, उन्हीं शासकों में से जो संस्थापक है पहला, वो है शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी का शासनकाल था 1540 से लेकर के 45। बाकी और शासक होंगे, 5 वर्ष इसने शासन किया। तो हम लोगों का काम है अभी शेरशाह सूरी को पढ़ने का। तो शेरशाह सूरी को शुरू करेंगे भैया। ठीक है, शेरशाह सूरी से शुरू करते हैं। संस्थापक शेरशाह सूरी है। आ जाओ भैया। तो ध्यान से देखना, शेरशाह सूरी की अगर मैं आपको बात बताता हूं, इसके बचपन का नाम नोट करो। बचपन का नाम, सूर्यवंश से हमेशा प्रश्न बनता है। बचपन का नाम था फरीद खां। कौन है? फरीद खां। चलो, इनके जो पिता है, पिता थे हसन खां। क्या बोलोगे? हसन खां एक जागीरदार थे। तो जैसे इक्ता प्रणाली थी ना, तो ये इक्तेदार थे, इनको भी इक्ता मिला हुआ था। जौनपुर, जो जौनपुर था, जौनपुर के अधीन ही आता था आपका बिहार का सासाराम। तो सासाराम जो जगह है बिहार में, वहां के ये जागीरदार थे इनके पिता। इस बात को याद रखेंगे। तो कहते हैं कि इनकी परवरिश हुई और जैसे जैसे ये बड़े होते रहे फरीद खां, तो इनके बारे में थोड़ा जानने की शुरू कोशिश करना भैया। बड़े होने पर क्या थे? बिहार का सूबेदार था एक। बिहार का सूबेदार, उसका नाम है बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी कौन था इनके समय पर? सूबेदार हैं बहार खां लोहानी, जिसको हम मोहम्मद शाह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मोहम्मद शाह के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद शाह के नाम से जानते हैं। तो शुरुआत में जो पहला मौका मिला किसको? आपका शेरशाह सूरी को। तो वो बहार खां लोहानी के पास गया। और बहार खां लोहानी के पास वो जाता है, तो बहार खां लोहानी ने उसको संरक्षक नियुक्त किया था, संबंधों के चलते हुए। इनके संबंध थे आपस में, ये मित्र थे। तो इन्होंने बोला था हसन खां ने कि एक काम करो, आपका बेटा है, इसका बेटा छोटा था, जो बहार खां लोहानी का पुत्र था, उसका नाम है जलाल खां। क्या नाम है? जलाल खां। जलाल खां। और ये गद्दी पर बैठेगा जलाल खां, आगे चल करके देखना। तो इस बहार खां लोहानी का पुत्र था जलाल खां। तो जलाल खां का संरक्षक कौन बना था? संरक्षक शेरशाह बना था। यानी फरीद खां बोलेंगे अभी तो शेरशाह बना था। शेरशाह इसकी एक उपाधि है। शेरशाह ये उपाधि धारण करेगा जब ये चौसा के युद्ध को जीत लेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत भी है यहाँ तक की बात में। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई है? इसके पिता ने इसको काम दिलवाया। ये समझो कि ये संरक्षक बन गया, एक गार्ड बन गया। किसका? ये गार्ड बना बहार खां लोहानी का पुत्र। और ये बहार खां लोहानी कौन है? बिहार का एक सूबेदार हुआ करता था। लेकिन ये क्या करता है? ये शेरशाह सूरी बहार खां लोहानी को ही मार देता है। बहार खां लोहानी को मार देता है। और इसकी विधवा, लिख लेना इस बात को, शेरशाह ने बहार खां लोहानी की विधवा दूदू बेगम से शादी की थी। क्या नाम थी विधवा? दूदू बेगम से शादी की थी। दूदू बेगम से शादी की। ठीक है, संरक्षक बना, लेकिन उसी को ये क्या कर देता है? निपटा देता है। ठीक है, क्या समझेंगे? तो निपटाने के बाद में क्या हुआ? बोलो एक बार। निपटाने के बाद में क्या हुआ? बहार खां लोहानी ने जलाल खां का संरक्षक शेरशाह बना था। शेरशाह ने लोहानी की विधवा दूदू बेगम से शादी की। जब कौन मर गया? जब बहार खां लोहानी मर गया। ठीक है,
आगे बढ़ा ये 1529, बड़ा अच्छा है। 1529 में ये बंगाल गया। 1529 में याद है बाबर की सेना में नहीं था ये। 1529 में क्विट कर चुका था ये बाबर की सेना को। बाबर की सेना में ये कब तक था? बाबर की सेना में 1528 तक था, जब तक चंदेरी का युद्ध हुआ था। ओके, ये बात यहां रखनी है। 1529 में बंगाल जाता है। बंगाल में से पता चला कि बंगाल में उस समय जो आपका गवर्न कर रहा था वो था नुसरत शाह। क्या बोलेंगे? 1529 में बंगाल में नुसरत शाह को हराकर हजरत अली की उपाधि धारण की। हजरत अली की उपाधि धारण की। हजरत अली की उपाधि धारण की। तो हजरत अली की उपाधि कब धारण की इसने? जब इसने बंगाल को जीत लिया 1529 में। बहुत बढ़िया। सर यहां पर कोई किसी का विश्वास नहीं करता होगा। अरे बड़ा मुश्किल था, विश्वास करना तो आज भी कठिन है दोस्त। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1529। सर जी हेड ऑपरेटर के लिए, किसी भी चीज के लिए पढ़ सकते हो भैया, किसी भी चीज के लिए। कह रहे हैं जी मारा क्यों था भैया? जो ये सिंहासन की लालसा होती है ना, ये हमेशा से पैदा होती आई है। सिंहासन की लालसा पैदा होती आई है हमेशा से। अपने आप को लोग आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की हत्याएं इतिहास में करते रहे। 1529 याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। 1530 में क्या किया था इसने? 1530 में जो कल मैं आपको बता रहा था, चुनार का किला जीता। और यही वो चुनार का किला है जिसकी मदद लेकर के इसने किसको हरा दिया था? हुमायूं को हराया था 1539 में। तो चुनार के किले पर इसने क्या किया? चुनार का किला जीता और यहीं इसने शादी की थी और लॉर्ड मल्लिका से शादी की थी। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया किसकी लॉर्ड मल्लिका किसकी पत्नी थी? तो किसकी? शेरशाह सूरी की। जीता और लॉर्ड मल्लिका से विवाह किया था। निकाह ही किया होगा इसने, तो विवाह तो क्या किया होगा, है ना? निकाह हुआ होगा इनका, मुस्लिम है ना, तो निकाह हुआ होगा। निकाह लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख लो। 1530 में चुनार का किला जीता और लॉर्ड मल्लिका से इसने विवाह किया। और यही चुनार का किला किसका ये कारण बना? जब मैंने बताया कि हुमायूं गया बंगाल, बंगाल से जब वो वापस लौट रहा था तो चौसा चौसा में किसको हराया था इसने? हुमायूं को हरा दिया था। इसी किले की मदद ली थी बीच में, क्योंकि ये अब इस समय रिश्तेदार बन गया चुनार का। तो उस समय के जो आसपास के स्थानीय शासक थे वो सभी लोगों को जोड़ लिया था किसने? शेरशाह सूरी ने। तो इसका एक बयान आपको याद रख लेना है। चुनार का किला 1530 में इसने जीता था, ठीक है। लॉर्ड मल्लिका से शादी की थी। आगे आएंगे, फिर आती है बात 1539 में चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जीता। चौसा का युद्ध जीता इसने, है ना? चौसा के युद्ध जो इसने जीता, तो यह इंपॉर्टेंट बात है कि ये शेरशाह कब कहलाया। अब दो बातें आपको, दो उपाधियों पर काम करना है भैया। एक तो देखो, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। चौसा का युद्ध जीता और शेरशाह की उपाधि, दो उपाधि हैं यहां पर, शेरशाह। और शेरशाह इसको कहा गया क्योंकि इसने उपाधि धारण की और उस उपाधि का नाम है अल सुल्तान आदिल। अल सुल्तान आदिल। अल सुल्तान आदिल। तो अल सुल्तान आदिल किसकी उपाधि थी? ये आपकी क्या बोलोगे? शेरशाह सूरी की उपाधि थी। और इसी को शेरशाह, लेकिन आप लोग कहेंगे कि जी शेर खां भी तो है एक उपाधि। एक उपाधि थी शेर खां। शेर खां इसको उपाधि मिली थी क्योंकि इसने कम उम्र में शेर को मार दिया था। और शेर खां की उपाधि दी थी इसको बहार खां लोहानी ने। तो दोनों में अंतर है, बात को समझना। शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोहानी ने, वो बिहार का जो सूबेदार है। और बात आती है कि 1539 में जब इसने हुमायूं को हरा दिया था, ये बात हम पढ़ चुके हैं। चौसा का युद्ध जीता और क्या बोलेंगे? शेरशाह उपाधि धारण करने, शेरशाह अल सुल्तान आदिल उपाधि धारण की। उपाधि धारण की, ठीक है। फिर फाइनली 1540 में इसने किसको हरा दिया था? 1540 में
1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जीता था इसने, ये भी हुमायूं को हराया था इसने, कल की क्लास में हमने पढ़ा था। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध को इसने क्या कर लिया, जीता। इसमें फाइनली जिसमें हुमायूं को क्या हुआ, देश छोड़ करके भागना पड़ा। तो कहते हैं वो मुगल जो एक बहुत लंबी सत्ता का स्वप्न देखते थे, उनको भागना पड़ गया। अब देखो मुगलों का जो शासनकाल है, अब आपको एक चीज सोचनी होगी, अच्छा बच्चा इस बात को सोचेगा। मैंने आपको बताया था मुगलों का शासनकाल भारत पर शुरू हुआ 1526 से लेकर के 1857, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं 331 वर्षों का। तो क्या जो हम बात बोलते हैं 331 वर्ष, वो कहना एकदम उचित है। अब लेकिन मैं तब आपको इस बात को बताता तो आप इस बात को समझ नहीं पाते, समझ रहे हो। तो 331 वर्षों में से बीच के 15 वर्ष आपको माइनस करने होंगे, और बीच के 15 वर्ष अगर माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 316 वर्ष मुगलों ने शासन किया। क्या बोलोगे, 316 वर्ष मुगलों ने शासन किया है भारत पर। हर जगह आपको 331 मिलेगा। अब इस बात को याद रख लेना, 15 साल इनका कंट्रोल दिल्ली पर नहीं रहा था। बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत बढ़िया सर जी, 2 पत्नी हो गई। भैया 4 पत्नी थी इसकी, पत्नियों पर इतना ध्यान मत दो तुम इतिहास में। 4 पत्नी थी इसकी शेरशाह सूरी की, कह रहे जी इसके तो दो विवाह कर लिए इसने, है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया जी, ओके ओके ओके। सर जी विवाह और निकाह में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, धर्म का अंतर है, सिर्फ धार्मिक अंतर है ना। हिंदुओं में तो विवाह बोल देते हैं और मुस्लिम लोगों में इसको निकाह बोल देते हैं। अंतर क्या होगा, बहुत सारे अंतर है भैया, रीति रिवाजों के अंतर होते हैं। हमारे तो आप देखते नहीं हो, जातियों में रीति रिवाजों में अंतर आ जाता है, तो धर्म में तो अंतर आ ही जाता है रीति रिवाजों में। तो 1540 में बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध जीत करके इसने सूरवंश की क्या की थी, स्थापना की थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। 1542 में मालवा को जीता। 1542 में मतलब इधर चल जाता है आपका एमपी वाले क्षेत्र की तरफ, मालवा को जीता। मालवा क्षेत्र 1542 में इसने जीत लिया। इसके बाद में आती है बात 1543 में रायसीन को जीता। किसको जीता था, रायसीन, रायसेन बोलते हैं, एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, रायसेन को जीता। यहां इंपोर्टेंट शासक है एक आपका, याद रख लेना। रायसेन को जब इन्होंने जीता तो रायसेन पढ़ते थे एक जाट नेता, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको इतिहास में चलना पड़ेगा। रायसेन को जीता तो यहां थे आपके क्या बोलेंगे, पूरनमल जाट। पूरनमल जाट को धोखे से मारा था इन्होंने, धोखे से मारा। तो पूर्णमल जी जो हैं ये आपको एक बात समझनी होगी, बड़े वीर शासक हैं। तो थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा पहले, जो बाबर था, बाबर ने मेदिनी राय को कब हराया था, फटाफट से बताओ। बाबर ने मेदिनी राय को हराया था कब, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए भैया जी 1528 में हराया था। और कौन सा युद्ध था वो युद्ध था आपका चंदेरी का युद्ध। ऐसी ही बात है ना, चंदेरी के युद्ध में हराया था। हम जानते हैं बाबर ने 4 अभियान किए बड़े, चारों के चारों अभियानों में क्या हुआ, बाबर जीता, ये बात भी हम जानते हैं। लेकिन बाबर के बारे में इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो रायसीन को जीता था कब, इसने 1543 में। तो यहां चंदेरी का युद्ध किसने जीत लिया था पहले, समझना, बाबर ने। तो चंदेरी के किले पर अधिकार किसका हो गया, चंदेरी का किला किसके पास पहुंच गया था, चंदेरी का किला पहुंच गया था बाबर के पास में। कोई दिक्कत नहीं इस बात में भी हमको। चंदेरी के किले पर बाबर का जब अपना ये अतिक्रमण हो गया था। और ये मेदिनी राय, ये कौन थे, मेदिनी राय एक राजपूत शासक थे, राजपूत शासक थे जो कि राणा सांगा के परम मित्र थे, ठीक है। राणा सांगा के सामंत भी थे, स्वामी भक्त थे उनके। तो पहले तो राणा सांगा को हराया था बाबर ने, उसके बाद उनका जो सपोर्टर थे उनको हराने की कोशिश की। तो सबसे प्रमुख सहयोगी थे मेदिनी राय, एक राजपूत शासक, इनको हरा दिया उन्होंने। तो बाद में क्या हुआ, चंदेरी के किले पर तो ये लोग पहुंच गए। यहां इन लोगों ने जो लूट मार की, जो अव्यवस्था इन्होंने फैलाई, जो इन्होंने स्त्रियों के साथ दुराचार यहां पर किया, तो जनता में त्राही त्राही मची। कहते हैं कि बाबर के किसी भी युद्ध का इतना बड़ा प्रभाव कहीं और नहीं पड़ा जितना चंदेरी जगह पर पड़ा। एमपी में ये स्थान, जो एमपी में आपका चंदेरी है, तो यहां इन्होंने बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा अत्याचार किए।
तो वहां पर एक व्यक्ति हैं पूरनमल जाट। बहुत शानदार प्रयास था। पूरनमल जाट कहते हैं कि खून खौल उठा और इन्होंने एक प्रण लिया कि ये चंदेरी का किला मैं इनसे लेकर के रहूंगा। तो याद रख लेना, बाबर का हमेशा हर स्थान अविजित नहीं रहा, है ना। ऐसा नहीं है कि बाबर हमेशा जीता। ये जो चंदेरी का किला है, इस चंदेरी के किले पर भैया जो आपका काबू पा लिया था, जो बाबर को भी धूल चटाती थी, यानी मुगलों की सेना को जो धूल चटाती थी, वो किसने? वो पूरनमल जाट थे। इतनी बात में कोई दिक्कत? पूरनमल जाट का संबंध कहां से है? एमपी के चंदेरी के किले से इनका संबंध है। लेकिन जब आपका शेरशाह सूरी आया तो उस समय चंदेरी का किला इनके पास है, जिसको हम रायसेन बोलते हैं, रायसेन क्षेत्र। ठीक है, तो रायसेन को जीता था, पूरनमल जाट को धोखे से मारा। अब ये धोखे में कैसे फंस गए? दरअसल में शेरशाह सूरी भी जानता था कि बड़े जो वीर शासक हैं, ऐसे तो हारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। ये तो हर समय अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। और आप देखोगे दिल्ली से जो मेरठ आगरा, दिल्ली आगरा और ये आपका मथुरा वाला जो क्षेत्र है, इसको प्राचीन समय में जाटलैंड कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ जाटों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आप धीरे धीरे जब पढ़ते रहेंगे, पानीपत के तीसरे युद्ध की स्थिति भी आप देखेंगे कि सिर्फ जब कोई साथ नहीं देगा उन मराठों का, तो ये जाट आगे आएंगे। उस बिखरी और आपकी प्यासी सेना को पानी पिलाने का काम जाट सबसे ज्यादा मदद करेंगे। तो यहां आपको एक बात समझनी है, पूरनमल जाट को इन्होंने कैसे मारा। तो शेरशाह सूरी चाल चलता है। शेरशाह सूरी कहता है भैया कि आप जो है एक काम करो, एक दूत भेज देते हैं। एक दूत भेजा इनके पास, पूरनमल जाट के पास में, कि शेरशाह सूरी आपकी जो बहादुरी है उससे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, कि प्रभावित है, बहुत ज्यादा प्रभावित है, और वो आपसे मित्रता करना चाहते हैं। कुरान लेकर के भेजी और कुरान की सौगंध खा करके ये शर्त उन्होंने भेजी। अब पूरनमल जाट लोगों ने विश्वास किया कि भाई पवित्र पुस्तक है कुरान, तो कुरान के नाम पर तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। तो बाहर ही एक छोटा सा शिविर लगा हुआ था, बाहर रुके हुआ था आपका कौन? वो रुका हुआ था आपका शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी जब रुका हुआ था तो ये बाहर आ गए उस कैंप में मिलने के लिए शेरशाह सूरी से, और शेरशाह सूरी जिसे मित्रता करने के लिए हाथ बढ़ा रहा था, उसने इनको खंजर घोंप दिया। तो धोखे से इनको मार दिया, और बाद में एक सेना जो पीछे टुकड़ी थी, उस सेना को आक्रमण के लिए भेज दिया गया। तो यहां स्त्रियों के साथ दुराचार किया गया। कहते हैं कि यहां कलंक लगा शेरशाह सूरी पर, इस युद्ध के बाद में सबसे ज्यादा कलंक लगा। ठीक है, क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा कलंक लगा उनको, क्योंकि उसने यहाँ स्त्रियों के साथ बहुत ज्यादा, यहाँ कहते हैं कि यहाँ भी स्त्रियों ने जौहर कर लिया था, कहीं ना आत्महत्या कर ली थी स्त्रियों ने। तो बच्चों को भी मारा गया था, यहाँ औरतों को भी मारा गया था। ये सबसे गलत कि भाई पुरुष की हत्या कर देना ठीक है, राज सिंहासन के लिए आप चाहते हैं, लेकिन स्त्री और बच्चों की हत्या करना ये गलत है। तो 1543 में रायसीन को इसने जीत लिया था, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 1545 की बात आती है। आशा करता हूं आप पूरनमल जाट जी समझ चुके होंगे। 1545 में कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर कल भी मैंने आपको बताया, बांदा यूपी में पड़ता है। कालिंजर पर आक्रमण किया, और यहां कौन थे? चंदेल शासक हैं। कालिंजर पर चंदेल शासक थे कीर्ति सिंह का शासन था यहां पर। ठीक है, ये चंदेल शासकों में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। कभी भी किसी चीज के लिए आप देखो, कभी ये मत सोचना कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। ये जो चीजें अगर मैं कहीं कुछ छोड़ रहा हूं तो वो आपके सामने जरूर आएगी, जरूर आती रहेगी। ठीक है, कालिंजर पर आक्रमण हुआ तो यहाँ चंदेल शासक थे कौन? कीर्ति सिंह। पढ़ेंगे इन सब के बारे में आप, कीर्ति सिंह। तो कालिंजर जिसको अविजित माना गया कि भाई इस पर बहुत कम शासकों ने अपना कंट्रोल कर पाए, है ना। अगर कंट्रोल हुआ भी तो कुछ समय के बाद ही छूट गया। तो इसे ही कालिंजर अभियान किसने किया? 1545 में किया। कहाँ है कालिंजर? बांदा डिस्ट्रिक्ट यूपी में पड़ता है। बांदा यूपी में है कालिंजर के किले पर इसने अभियान किया 1545 में। और क्यों किया था यह अभियान? इसके कारण है। इसके अभियान के कारण थे कि एक रीवा जो स्थान है, रीवा का स्थानीय शासक कोई दुश्मन हो गया, किसका? शेरशाह सूरी का। और उस रीवा के व्यक्ति ने, जो इनका दुश्मन था, तो उसने कहां जाकर के शरण ले ली? कालिंजर में। कीर्ति सिंह के यहां जाकर के उसने पनाह ले ली। उन्होंने बोला, शेरशाह सूरी ने पैगाम भिजवाया कि इसको आप वापस करें,
तो उसने बोल दिया कि नहीं भैया, हमारा क्या है, हम लोगों से उसने अभ्यागत है, हमारे पास आया हुआ है, हमारा अतिथि है, हम लोग इसको नहीं देंगे। तो नहीं देने के बाद इनको कालिंजर के आक्रमण करना पड़ा। और कालिंजर के इस किले को, जो कि बहुत मजबूत दुर्ग माना गया है, बहुत ही मजबूत दुर्ग था, इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत शानदार स्ट्रक्चर था, लेकिन यहाँ कहते हैं कि कालिंजर के अभियान पर जब 1 वर्ष तक सेनाएं अड़ी रही शेरशाह सूरी की और 1 वर्ष तक कोई निर्णय नहीं लिया, तो स्वयं कौन पहुंच गया, स्वयं शेरशाह सूरी पहुंच गया। जो तोपे, उनका मुंह ऊपर नहीं उठ रहा था तोप का, तो उसने तोपों को मुंडवा दिया था, बोला तोप ऊपर गोला चलाओ। किले की दीवारों पर गोले लग रहे थे, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, इतना मजबूत किला। ऐसे ही गोला छोड़ते छोड़ते स्वयं ऐसे नहीं कह देते कोई, जब मैं देखता हूं, अभी मैं देखूंगा कैसे नहीं टूटेगी दीवार। तो शेरशाह सूरी खुद आपका तोप को दागने लग गया। तोप का नाम था उक्का तोप, उक्का तोप हुआ करती थी। तो कालिंजर के आक्रमण पर कौन सी तोपों का इस्तेमाल किया गया था, उक्का तोपों का इस्तेमाल, उक्का तोप का इस्तेमाल। याद रख लेना। क्यों इक्का उक्का तोप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस उक्का तोप को जब चलाया शेरशाह सूरी ने और उसके साथ में और भी शासक चला रहे थे, एक गोला दीवार में लगा और भैया फटा नहीं, वापस आ गया, बारूद के ढेर पर वापस आ गया और उड़ गया कौन, शेरशाह सूरी। समझ रहे हैं। और बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, कुछ समय बाद ही शेरशाह की मौत हो गई थी। तो शेरशाह की मौत कैसे हुई थी, कालिंजर के आक्रमण पर उक्का तोप का इस्तेमाल करते समय गोला फट गया। क्या हो गया, गोला फट गया। लो चला लो तोप, भैया जी चला लो तोप। तो गोला फट करके इनकी मौत हो गई थी, उक्का तोप का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन कहते हैं कि बहुत बेकार हालत में भी शेरशाह सूरी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरी चाहे मौत हो जाए, ये कालिंजर का अभियान नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, इस पर भी ये पूर्णतः सफल नहीं हो पाए थे, कह सकते हैं काफी हद तक जीत लिया था, पूर्णतः सफल नहीं हो पाए, बाद में इसकी मृत्यु ही हो गई, तो यह अभियान बीच में छोड़ दिया गया। और इस पर फाइनली आप जानोगे कि अकबर इसको पूरी तरह जीतता है कालिंजर को, और अपना अपना जो वो उसका वफादार होगा ना, महेशदास बीरबल, उसको गिफ्ट करेगा। इसे बीरबल को गिफ्ट किया था ये, है ना, कालिंजर का किला किसने, अकबर ने। तो आगे आएंगे भैया 1545 में कालिंजर का अभियान, किसी को भी नहीं भूलना है कालिंजर कहाँ स्थित है, ये बात भी आपको याद रख लेनी है। ठीक है, अब बात आती है यहां मौत हो गई, तो इसका मकबरा कहाँ है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, बहुत बार पूछा जाता है। सासाराम बिहार में है। कहाँ स्थित है, सासाराम बिहार में इसका मकबरा स्थित है, ये बातें नोट करेंगे। सासाराम बिहार में इसका मकबरा स्थित है। अब आ जाओ शेरशाह सूरी से संबंधित अन्य बातें। शेरशाह सूरी से, बहुत बढ़िया सर, आपको कैसे पता है, ये भी कोई बात हुई, मुझे कैसे पता है गोला फटने से मौत हुई, ये बच्चा इतिहास है, इतिहास मतलब पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान आया है। कह रहे सर जी आपको कैसे पता, जैसे अब तुम्हें पता चल गया ऐसे ही मुझे पता है। शेरशाह सूरी से संबंधित अन्य बातें, शेरशाह सूरी के, सूरी से संबंधित अन्य बातें, संबंधित अन्य बातें कौन कौन सी बातें हैं। पहला, भू राजस्व व्यवस्था को बहुत अच्छा किया इसने, भू राजस्व व्यवस्था। और भू राजस्व व्यवस्था में याद रख लेना, जो पैदावार होती थी, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था ना, मैंने बोला था आपसे कि मोहम्मद बिन तुगलक की गलती क्या रही थी कि उसने 1/2 जो दोआब कर में वृद्धि की थी, वो उसने बगैर उत्पादन के कर दी थी। 1/2 अलाउद्दीन खिलजी ने भी लिया था, लेकिन उसने उत्पादन के आधार पर लिया था। ऐसे ही इसने पैदावार का 1/3 टैक्स लिया, ये पैदावार का 1/3 कर लिया, लेकिन आधार क्या था, उत्पादन के आधार पर। 3 तरीके की जमीन में इन्होंने बांटा था इसको, है ना, कि ये बेकार जमीन है, इस पर इतना होना चाहिए, मध्यम जमीन और फिर उच्च, 3 कैटेगरी बनाते थे। तो उत्पादन के आधार पर, जैसा प्रोडक्शन वैसा टैक्स, उत्पादन के आधार पर टैक्स होता था। ऐसा नहीं है कि फिक्स कर दिया मैक्सिमम कि इतना लेना ही लेना है। भू राजस्व व्यवस्था, अब यहां एक पॉइंट निकल करके आएगा, भू राजस्व व्यवस्था में जब आप अकबर को पढ़ रहे होंगे, तो अकबर के मैं आपको बताऊंगा 9 रत्न, उन 9 रत्नों में से एक है प्रमुख टोडरमल। जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हुआ, जिन बच्चों ने दिया होगा उनको पता है कि पूछा गया अकबर का जो भू राजस्व व्यवस्था संभालने वाला व्यक्ति कौन था, टोडरमल। तो वो टोडरमल एकदम से अकबर के समय पर नहीं आया,
ये जो भू राजस्व व्यवस्था इसने लागू की ना शेरशाह सूरी ने, इसका जो प्रमुख था टोडरमल ही था। टोडरमल यहां मौजूद है पहले से ही। टोडरमल, ये अकबर के नौरत्नों में हम और ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे क्या क्या काम इन्होंने किए हैं। भू राजस्व व्यवस्था का प्रमुख कौन था इनका? टोडरमल था। पट्टा प्रथा किसने शुरू की भारत में? पट्टा प्रथा शुरू की, अभी बताऊंगा पट्टा प्रथा क्या होती है, जिसे जिसे कबूलियत प्रथा कहा गया। कबूलियत भी बोलते हैं इसको, कबूलियत कहा गया। तो पट्टा, जैसे आप जानते होंगे कि भाई जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं जैसे गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो सरकार उनको पट्टा दे देती है। किसी को 1 बीघे 2 बीघे जमीन सरकार की तरफ से मिलती है, पट्टा मिलता है। किसी किसी को छोटा आवास के लिए पट्टा मिलता है कि इन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, कमजोर है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग होते हैं, उनको सरकार मदद करती है कि उनको एक पट्टा दिया जाए, यानी कि जमीन दी जाए जिस पर थोड़ी बहुत अपने कम से कम खाने के लिए कुछ पैदा कर सकें, रहने के लिए थोड़ी सी जमीन मिल जाए, नहीं है तो ये जो पट्टा प्रथा की शुरुआत है भारत में किसने की थी? ये की थी आपकी शेरशाह सूरी ने। ठीक है। तीसरा, शुद्ध चांदी के सिक्के, ये सॉरी, ये हमें सिक्के उस वैसे उसमें ही पढ़ने चाहिए थे, चलो कोई नहीं, अब लिख लो शुद्ध चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्के से मतलब है वर्तमान रुपए का स्वरूप। ये क्वेश्चन 2017 के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। कोई बच्चा ऐसा होगा नहीं वैसे, अब तो 2017 का कहाँ बच्चा बच रहा होगा कोई। 2017 के कांस्टेबल में पूछा गया था, वर्तमान स्वरूप का रुपया जो है वो किसने जारी किया था? तो वर्तमान स्वरूप का रुपया ये जारी किया था आपका किसने? ये जारी किया था किसने? शेरशाह सूरी ने। आज का जैसा रुपया होता है ना, ऐसा ही बिल्कुल सेम डिजाइन था इसका, वर्तमान स्वरूप का रुपया। तो शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए इसने। चौथा, सड़क ए आजम का निर्माण करवाया। सड़क ए आजम, देखो इसको जीटी रोड मत बोलना, सड़क ए आजम। सड़क ए आजम का क्या मतलब होता है? जैसे वजीर आजम, प्रमुख आदमी है जो वजीरों में भी, तो ये प्रधान सड़क थी, मुख्य सड़क थी, जो उधर आपका भाई पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ, पहले तो भारत ही था, तो मुल्तान से लेकर के बंगाल तक जाती थी। मुल्तान पाकिस्तान से लेकर के बंगाल तक जाती थी सड़क ए आजम, एकदम से नहीं आ गई। उत्तरापथ बोलते थे इसको, मौर्य साम्राज्य के समय से थी। इसको, इस पर पत्थर बिछवाने का काम किया था इसने, पत्थर बिछवा दिए थे इस पर। ठीक है। सड़क ए आजम, झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी इस वाले रास्ते पर बहुत, उनकी साफ सफाई इसने की थी, उसको बोलते हैं सड़क ए आजम, जिसको हमने नाम दिया जीटी रोड। क्या नाम दिया? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड, NH1 एंड NH2। ठीक है, ग्रैंड ट्रक रोड। तो यहां याद रख लेना, ये नाम एक अंग्रेज हुआ, उसने, अंग्रेज गवर्नर होगा एक ऑकलैंड, क्या नाम है उसका? ऑकलैंड ने इसका नाम जीटी रोड रखा था। सड़क ए आजम को जीटी रोड नाम किसने दिया था? ऑकलैंड ने, ऐसा लिख लेना, ऑकलैंड ने नामकरण किया था, ऑकलैंड ने दिया। जीटी रोड नाम किसने दिया? ऑकलैंड ने दिया था। चलो भाई, पांचवा है, अपनी सुरक्षा के लिए इसने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया। किसका? बिहार में, बिहार में स्थित है, इस बात को याद रख लेना, रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण इसने कराया। ठीक है। सिक्स्थ, डाक सेवा का जनक किसको कहा जाता है? किस शासक को? हालांकि डलहौजी के टाइम पे चलेगी वैसे आधुनिक समय पे, तो वैसे शासकों में पूछे डाक सेवा का जनक कौन है, ये था आपका डलहौजी। सॉरी, डाक सेवा का जनक इस समय तो हम किसको बोलेंगे? डाक सेवा का जनक शेरशाह सूरी को। और इसी डाक जो विभाग है ना, इस डाक विभाग का जो प्रमुख बनाया था इसने, वो है हेमू। तो याद रख लेना, हेमू भी एक्टिव है, हेमू यहाँ है। ये दिल्ली की गद्दी पर कुछ दिन के लिए बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट होगा। जैसे हम दिल्ली की गद्दी पर कभी कभी बोल देते पृथ्वीराज चौहान जी अंतिम हिंदू सम्राट थे, तो हमको ये जानना होगा कुछ समय के लिए बाद में हेमचंद्र विक्रमादित्य ये बैठे थे, इनको अकबर हराएगा 1556 में। ठीक है। तो डाक सेवा का जो जनक है वो शेरशाह सूरी, लेकिन डाक विभाग का प्रमुख किसको बनाया गया था? वो हेमू को बनाया गया था। गुप्तचर प्रणाली को विकसित किया, गुप्तचर प्रणाली को विकसित किया। और ये गुप्तचर को काम भी किसको दिया गया? ये काम भी दिया गया, प्रमुख इसका भी बनाया गया हेमू को।
ठीक है। दोनों विभागों का प्रमुख हेमू को बनाया गया और सबसे ज्यादा काम तो हेमू ने किया गुप्तचर प्रणाली के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय हुमायूं के भाई थे, वो दिल्ली में थे, कहीं वो कुछ शैतानी ना कर दे, कुछ शैतानी ना कर दे, इसके लिए इसने गुप्तचर प्रणाली की और हेमू से कहा कि बारीक नजर रखनी है। ये जो कामरान मिर्जा जैसे लोग हैं ना, जो हिंदाल मिर्जा जैसे लोग हैं, इन पर बारीक नजर रखनी है, हुमायूं के भाइयों पर। पता चले कल को ये कुछ गद्दारी कर दे, क्योंकि ये सब लोग किसके साथ में हो गए थे? हुमायूं के साथ में, हुमायूं के खिलाफ हो गए थे। और साथ में किसके हो गए थे? शेरशाह सूरी के। हुमायूं के पुत्रों के नाम एक बार लिख करके बताएंगे भैया, रिकॉल करो। हुमायूं के, सॉरी पुत्र नहीं, हुमायूं के भाइयों के क्या नाम थे? मैंने बोला था ना, हुमायूं तो अपने भाइयों के लिए कितना अच्छा था। जैसा बाबर ने कहा, उसने कोई कोई लालच नहीं किया, उसने अपने भाइयों को एज इट इज दिया था, एज इट इज। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आजकल के जो पट्टे होते हैं वही है। चलो बच्चा, कल, यार फिर तुम ऐसी बात करते हो। कल देखो आप लोग एक बार, कल की क्लास में क्या था। चलो आगे आएंगे, उस बात को मैं चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रांड ट्रक रोड भी भैया, जीटी रोड का नाम ही ग्रांड ट्रक रोड है। जीटी रोड का नाम ही ग्रांड ट्रक रोड है, इतने कमजोर तो मत होइए। चलो बहुत बढ़िया। वीडियो रुक रही है, वीडियो रुक रही है क्या? देखो इसको ठीक करो। तो भैया सूर्यवंश के बाद में शासक देखना, बाद में कौन शासक बना? दूसरे नंबर पर बना था जलाल खां। अभी बताया था ना मैंने, जलाल खां। तो जलाल खां बना शासक दूसरा, जलाल खां को याद रखना एक तो 1545 में इसकी मौत हो गई। कैसे मौत हुई मैंने बता दिया। इसके बाद में जो शासक बना वो जलाल खां। जलाल खां कौन है? ये पुत्र था। किसका पुत्र है? पुत्र किसका है भैया? किसका बेटा था? तो ये वही जलाल खां है जो दूदू बेगम का पुत्र था। तो इसको बेटा मान लिया था अपना, किसने? ये अपना बेटा मान लिया था इसको, किसने? शेरशाह सूरी ने। ओके, तो जलाल खां गद्दी पर आ जाता है। और किस नाम से गद्दी पर आया था? इस्लाम शाह नाम से। किस नाम से गद्दी पर बैठा था? इस्लाम शाह नाम से गद्दी पर बैठा। इस्लाम शाह नाम से गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, और इस्लाम शाह गद्दी पर बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। शासन इसने किया भैया 9 वर्षों तक। सबसे बड़ा शासनकाल है, इसका याद रख लेना। सूर्यवंश में सबसे बड़ा शासनकाल किसका है? 1545 से 54, 9 वर्षों तक जलाल खां का है। जलाल खां के बाद में कौन गद्दी पर आया? इसके बाद में आता है, इसकी मृत्यु के बाद में फिरोज। कौन आया गद्दी पर? फिरोज आया। बेचारा बहुत कम समय तक रहेगा फिरोज, कुल 3 दिन। कितने दिन गद्दी पर रह पाया फिरोज? और फिरोज की हो जाती है भैया हत्या। फिरोज की हो जाती है हत्या। ठीक है, फिरोज की हत्या 3 दिन में ही हो गई। और 3 दिन में इसकी हत्या किसने कर दी देखेंगे। फिरोज की हत्या, फिरोज की हत्या मुजारिब खां ने। कौन व्यक्ति है? फिरोज की हत्या मुजारिब खां ने कर दी। मुजारिब खां ने की। अब ये मुजारिब खां कौन है? जो, लिखना, मुजारिब खां की जो शेरशाह के भाई का पुत्र था। शेरशाह सूरी जो है शेरशाह के भाई, और शेरशाह का भाई था निजाम खां। इसको भी लालसा हुई तू भी गद्दी पर बैठ, निजाम खां ने की। तो अब गद्दी पर कौन आएगा? अब आएगा मुजारिब खां। तो यहां एक संघर्ष चलेगा दिल्ली की गद्दी के लिए, जिसके बाद एक समझौता ये लोग करेंगे और अपने शासन को बांटेंगे 2 लोगों में। कौन कौन 2 लोग हैं? फिरोज के बाद में गद्दी पर कौन आया आपका? चौथा, मुजारिब खां। मुजारिब खां। और मुजारिब खां जो गद्दी पर बैठा, ये बैठा आदिल शाह के नाम से। किस नाम से बैठा? आदिल शाह के नाम से बैठा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भी है इस बात में? बहुत बढ़िया। मुजारिब खां जो बैठा वो बैठा आदिल शाह। और आदिल शाह के नाम से मुजारिब खां गद्दी पर आया। और ये कौन है? याद रख लेना इस बात को। इसी के समय एक और व्यक्ति है आपका 5वां, सिकंदर शाह। एक साथ शासन है इनका दोनों का, याद रख लेना। 1555 में सिकंदर शाह।
क्योंकि सिकंदर शाह को तो आप लोग जानते भी हैं, यही है जिसको सरहिंद के युद्ध में हराया था। सरहिंद के युद्ध में किसने हराया था? हुमायूं में सरहिंद को हारा था। ऐसे याद रखेंगे तो थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं को हारा था। उससे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? सरहिंद के युद्ध से पहले तो आप सभी जानते हैं, उससे पहले हुआ था मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो जब मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ आपका, यहां समझो, तो सेना कहां आ रही थी? हुमायूं वापस दिल्ली के लिए आ रहा था, तो बीच में मच्छीवाड़ा था। तो मच्छीवाड़ा में किसको भेजा गया था? नजीब खां को और तातार खां को, कि ये जो हुमायूं वापस आ रहा है इसको दिल्ली ना पहुंचने दिया जाए। लेकिन भैया वो नसीब खां और तातार खां सफल नहीं हो पाए, है? सफल नहीं हो पाए, तो इसको जीतते ही मच्छीवाड़ा के बाद में किसको हराया था? सिकंदर शाह को हराया था। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये दरअसल में मुजारिब खां कौन था? मुजारिब खां ये दामाद है शेर शाह सूरी का, दामाद ऑफ शेर शाह सूरी, ऐसा लिख लो, है ना। शेर शाह सूरी, ऑफ का लिए मत बोलना जी, ऑफ नहीं इस्तेमाल होगा। दामाद ऑफ शेर शाह सूरी है, दामाद ऑफ शेर शाह सूरी, तो इसका भी कंट्रोल रहा था। और सिकंदर शाह कौन है? ये अगर सिकंदर शाह की बात करता हूं, ये जो आदिल शाह है ये मुजारिब खां का बहनोई है, मुजारिब खां का बहनोई, मुजारिब खां का बहनोई है ये। चलो, तो इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों को आपस में बांट लिया था, ठीक है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात है कि बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अंतिम बात अगर मैं बताऊं, अंतिम शासक कौन है, ध्यान से देखना और इस बात पर बिल्कुल गौर करना, क्योंकि यहां आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूजन ना रखिएगा। शासक का नाम मैंने आपको बताया आदिल शाह, और अंतिम शासक का नाम मैं बता रहा हूं आपको, आदिल शाह सूरी। आप कहोगे जी ये तो पहले ही आ गया, आदिल शाह सूरी। समझो बात को। तो सिकंदर शाह को हरा दिया। पहली बात तो ये कि जी जब हुमायूं ने सिकंदर शाह को हरा दिया, तो सिकंदर शाह को हराने के बाद उसने दिल्ली ले ली थी, लेकिन सूर साम्राज्य का जो पतन हुआ वो हुआ था भैया अली आदिल शाह सूरी से। एक तो ये ना समझना कभी भी कि जी सिकंदर शाह के बाद में सिकंदर शाह तो हार गया तो सूर साम्राज्य, वंश खत्म नहीं हुआ भैया, वंश का साम्राज्य यहां खत्म हुआ आदिल शाह सूरी, ठीक है। और अभी बताऊंगा ये लोग दोबारा लड़ेंगे, इसीलिए खत्म नहीं हुआ। एक इस व्यक्ति को आदिल शाह सूरी मत समझना, वो व्यक्ति है मुजारिब खां और उसका टाइटल है आदिल शाह। वो आदिल शाह नाम से गद्दी पर आया। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो आदिल शाह सूरी है इसी का सेनापति था, इसी का सेनापति है, लिख लेना, आदिल शाह सूरी का जो सेनापति है, इसका सेनापति है आपका कौन? हेमू। वो हेमू जो पहले डाक विभाग और इनको देख रहा था, बाद में कौन हो गया? वो हो गया आपका सेनापति। यही हेमू होगा जो खुद को, याद करो मैंने बताया हुमायूं की तो मौत हो गई, लेकिन खबर किसी को नहीं दी गई, खबर किसी को नहीं दी गई। बैरम खां खुद जाएगा पंजाब और अकबर से बोलेगा आपके पिता का देहांत हो गया है। कहते हैं इसको कानो कान खबर लग गई हेमू को कि भैया हुमायूं मर चुका है। हम शकल वाली बात इसको किसी ने लीक कर दी, तो खुद को दिल्ली का स्वतंत्र सम्राट इसने घोषित कर दिया था। खुद को दिल्ली का सम्राट, इसने सोचा अच्छा मौका है, बच्चा है अकबर, तो दिल्ली का स्वतंत्र सम्राट घोषित कर दिया था। सम्राट घोषित, बोला ना तो मैं सूरी के अधीन हूं किसी के और ना किसी मुगल के अधीन हूं, खुद को स्वतंत्र सम्राट। इसी को बोलते हैं हम भैया, हेमू का नाम है, हिंदू है एक, याद रख लेना, हेमचंद्र। और इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। 14वां विक्रमादित्य यही है, अंतिम विक्रमादित्य भी यही है। विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की थी, 14 विक्रमादित्य हुए हैं टोटल। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य, याद रख लेना, दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट था। दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएगा ये, दिल्ली की गद्दी पर अकबर आकर के इसको पानीपत के दूसरे युद्ध में हराएगा। दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट, तो इस बात को याद रखेंगे, अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? वो हेमू है। और हेमू कौन था? ये सेनापति था, ठीक है। कोई दिक्कत? आदिल शाह का। अब आप लोग बता सकते हैं, आप लोगों का कोई डाउट हो तो फटाफट से एक बार।
ठीक है भैया, तो कल हम पढ़ेंगे। बीच में ये जो सूरी साम्राज्य हो गया, आशा करूंगा बहुत अच्छे से आप लोग अपने नोट्स बना रहे होंगे, बहुत अच्छे से रिवीजन करते होंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ रहे होंगे। और कल से हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? अकबर से। और अकबर का संघर्ष किससे शुरू होगा? एक 13 साल 4 महीने के बच्चे का संघर्ष शुरू होगा किसके साथ में? वो शुरू होगा हेमू के साथ में, हेमचंद्र विक्रमादित्य के साथ में उसका संघर्ष शुरू होगा। कमेंट सेक्शन दिखाओ। बहुत बढ़िया। क्या सर जी हेमू 22 युद्ध जीता था? हाँ, कहते हैं कि ये जब इसकी नेतृत्व क्षमता इतनी मजबूत थी कि ये पहले तो सेनाओं में लड़ा था, जितने भी युद्ध लड़े किसने? शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी के अंतर्गत ये युद्धों में रहा और 22 युद्ध जीतने का क्रेडिट इसको दिया जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर जी पाटलिपुत्र को 1541 में पटना बनाया गया क्या? बिल्कुल बनाया गया। पाटलिपुत्र जो आपका उदयन के समय बसा गया था, उसको 1541 में पटना बना दिया गया था। बहुत शानदार, बहुत अच्छे। चलो आगे, नो डाउट्स भैया जी, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई डाउट हो तो बताएं। शेरशाह को किसने मारा? बच्चे मैं बता चुका। चलो, मकबरा क्या होता है भैया? बताया तो, मकबरा जहां लोगों को दफनाया जाता था, शासकों को, बड़े को, उनके ऊपर कोई मरम्मत करवा दी जाती थी या कोई स्ट्रक्चर बना दिया, उसी को मकबरा, टॉम बोलते हैं। चलो भाई, हिंदी सम्राट भी होगा क्या? हिंदी सम्राट, हिंदू सम्राट भी है, अंतिम हिंदू सम्राट बोल रहा हूँ मैं। मच्छीवाड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? मैंने आपको बताया, नसीब खां और तातार खां के बीच में हुआ। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा है, इसको लिख लेना। जो MMJ मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ये किसके समकालीन थे? तो याद रख लेना, ये शेरशाह सूरी के समकालीन हैं। MMJ मलिक मोहम्मद जायसी, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में क्या लिखा था? पद्मावत को लिखा था। नाइस क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, शेरशाह सूरी को। तो ठीक है बच्चे, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और आगे बढ़ते रहें।